खूनी को पता करने के लिए दो और अलग मर्डर मिस्ट्री को सुलझाना जरूरी है, जिसमें आपको हर एक वक्त पर ऐसा लगेगा कि इस कहानी का हर कैरेक्टर मर्डर हो सकता है, क्योंकि यहाँ सभी कैरेक्टर अपनी लाइफ में बिल्कुल सही हैं, पर उनके काले काले राज धीरे धीरे कहानी में खुलते जाते हैं। इसे सुनकर आप भी शॉक हो जाएंगे और एंड तक ये बताना लगभग नामुमकिन हो जाएगा कि मर्डर है कौन। ऐसी कहानी के साथ आज हम लेकर आए हैं काना बड़े तेलू, जो कि मेरे हिसाब से एक परफेक्ट मर्डर मिस्ट्री है दोस्तों। बाकी इसे मिस ना कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मूवी की शुरुआत में हम विशाखापट्टनम में एक डंपिंग यार्ड को देखते हैं, जिसके बीचों बीच एक इंसान की पूरी तरह से जली हुई बॉडी रखी होती है। बॉडी पूरी तरह से प्लास्टिक कवर में लपेटी गई है और सिर से लेकर पैर तक शरीर का एक एक हिस्सा पूरी तरह से जला होता है। और ये सारी चीज वहाँ पर हल्का होने के लिए आया हुआ एक आदमी देख लेता है और इसके बारे में तुरंत पुलिस स्टेशन इन्फॉर्म करता है। कुछ देर के बाद वहाँ पर विक्टर नाम का एक पुलिस ऑफिसर आता है और ये थोड़ा एटीट्यूड वाला बंदा है, पर जल्द ही हमें समझ में आ जाता है कि विक्टर कोई देशभक्त पुलिस ऑफिसर जैसा नहीं है। उसके अंदर बहुत ईगो है, उसके मन में जो चाहा वो वही करता रहता है। अब विक्टर उस आदमी को धमकाते हुए पूछता है, तुमने इस आदमी का खून किया है ना? वो आदमी जवाब में नहीं कहता है कि सर नहीं नहीं, मैंने तो इसको देखा है, यहाँ पर मैंने मारा नहीं है। जब मैं यहाँ पर आया तो ये बॉडी ऐसी पड़ी हुई थी। और फिर विक्टर उसे गुस्से की नजर से देखकर वहां से आगे के इन्वेस्टिगेशन के लिए चला जाता है। अब हम हैदराबाद में रह रहे कपल को देखते हैं, जिसमें हस्बैंड का नाम आदित्य और वाइफ का नाम सशिदा होता है। दोनों की शादी को बस कुछ ही महीने हुए होते हैं और दोनों में सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा होता है। सशिदा आदित्य से ज्यादा बात तो नहीं करती और पूरे दिन किसी को बार बार कॉल लगाया करती थी, पर सामने से भी कोई पिकअप नहीं करता था। अब आदित्य उसके इस रोज रोज के बिहेवियर से फ्रस्ट्रेट हो जाता है, क्योंकि सशिदा उसके बारे में कुछ बता ही नहीं रही होती है कि वो किससे बात करना चाह रही है, किसको फोन कर रही है। पर एक दिन जब हमेशा की तरह आदित्य अपने काम के लिए जा रहा होता है, तभी पहली बार सशिदा उसको रोक कर कहती है, मुझे तुमसे एक मदद चाहिए, करोगे? तो मुझसे वादा करो कि तुम मुझे मना नहीं करोगे। इस पर आदित्य बिना कुछ सोचे समझे सशिदा को वादा कर देता है। और फिर जब सशिदा डिमांड करती है तो फिर आदित्य सोचने लायक नहीं रहता, क्योंकि सशिदा आदित्य से कहती है, मुझे एक आदमी को जान से मारने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए, करोगे? और ये सुनकर आदित्य हो जाता है शॉक। पर जैसे कि सशिदा ने उसे पहली बार कुछ मांगा था, तो वो भी बिना कुछ सोचे समझे उसकी मदद करने को तैयार हो जाता है। खैर, अब हम वापस विक्टर को देखते हैं, जो पुलिस स्टेशन में बैठकर इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है। तभी वहाँ पर एक लेडी कांस्टेबल विक्टर के लिए चाय लेकर आती है। विक्टर उसको गंदी नजर से देख रहा होता है और इससे हमें पता चलता है कि विक्टर हर तरह से पुलिस के नाम पर एक धब्बा है। कुछ देर के बाद मरे हुए आदमी की जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, तब पुलिस ऑफिसर पोस्टमार्टम वाले डॉक्टर से खुद मिलने जाता है, ताकि वो जान सके कि आखिर ये आदमी था कौन जो मरा है। अब डॉक्टर ऑफिसर से कहती है कि इस आदमी का पूरा शरीर जल चुका है, लेकिन इसकी पहचान की जा सकती है। इस आदमी के मरने से कुछ समय पहले, यानी कि लगभग एक महीने पहले, इसकी लेग सर्जरी हुई थी, जिसमें इसके पैरों में एक मेटल रॉड लगाई गई है। उस मेटल रॉड पर एक यूनिक नंबर लिखा है और इसी से हम पता कर सकते हैं कि इस आदमी ने ये मेटल रॉड किस हॉस्पिटल में लगवाई थी। वो पुलिस वालों को कहती है कि वहां से आपको इस आदमी के बारे में सब पता चल जाएगा। इसके बाद पुलिस ऑफिसर्स को उस आदमी की पहचान पता चल जाती है और मरे हुए आदमी का नाम होता है माइकल, जिसकी सारी डिटेल्स को पुलिस ऑफिसर्स विक्टर के पास लेकर आ जाते हैं। और विक्टर ऑफिसर्स को माइकल के लास्ट कॉल को ट्रेस करने के लिए कहता है और इससे उन्हें दास नाम के माइकल के क्लोज फ्रेंड के बारे में पता चलता है। अगले सीन में विक्टर दास से मिलने जाता है और वो दास से कहता है कि मैं तुम पर लगे हुए सारे केसेस हटवा दूंगा, बट तुम्हें अपना गुनाह कबूल करना होगा कि तुमने ही माइकल को मारा है। अब इस पर दास डरते हुए विक्टर से कहता है कि सर, मैंने माइकल का खून नहीं किया है, वो तो मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त था। इसके बाद हम आदित्य और सशिदा को देखते हैं, जो कि सशिदा के घर यानी कि विशाखापट्टनम ही जा रहे हैं, क्योंकि सशिदा को जिस आदमी को मारना है वो विशाखापट्टनम में ही रहता है। अब रास्ते में जाते हुए आदित्य सशिदा से पूछता है कि आखिर वो आदमी है कौन जिसे हम मारने जा रहे हैं, उसके बारे में कुछ तो बताओ। इस पर सशिदा कहानी बताना शुरू करती है और कहानी एक साल पीछे फ्लैशबैक में चली जाती है, जब सशिदा की शादी हुई थी उस समय। एक दिन सशिदा शॉपिंग मॉल में कुछ सामान ले रही होती है, तभी कुछ कंफ्यूजन की वजह से उसका मॉल में सूर्य नाम के एक लड़के से झगड़ा हो जाता है। जिसके बाद जब सशिदा घर जाकर पिज्जा ऑर्डर करती है, तो जो डिलीवरी बॉय पिज्जा लेकर आता है वो कोई और नहीं, सूर्य ही होता है, जिसकी वजह से वहां भी दोनों में थोड़ा झगड़ा होने लग जाता है और फिर इन दोनों के बीच धीरे धीरे ये लड़ाई बढ़ने लग जाती है। एक रात जब सशिदा अपने दोस्त नंदिनी के साथ घर आ रही होती है, तब नंदिनी का एक्स बॉयफ्रेंड माइकल दोनों को रास्ते में रोक लेता है और ये वही माइकल है दोस्तों, जिसके मर्डर केस को हम कहानी की शुरुआत से देख रहे हैं। माइकल नंदिनी को लेकर बहुत ही टॉक्सिक होता है, जिस वजह से वो नंदिनी से ब्रेकअप करने के बाद भी उसके पीछे पड़ा रहता है और बार बार उसको परेशान कर रहा होता है। उस रात माइकल कुछ ऐसा ही करने वाला था, इसलिए सशिदा और नंदिनी वहां से भागने लग जाते हैं, लेकिन माइकल उनको छोड़ता नहीं, उनके पीछे भागने लगता है। पर तभी वहां पर सूर्य आ जाता है, जो कि उसी रास्ते से गुजर रहा था और सशिदा को प्रॉब्लम में देखकर वो वहां पर रुक गया। सूर्य समझ जाता है कि माइकल दोनों को परेशान कर रहा है, इसलिए वो माइकल को बुरी तरह मारने लग जाता है। जिसके बाद वहां पर पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं, जिन्हें सशिदा ने ही कॉल कर दिया था। अब माइकल तो अरेस्ट हो जाता है, पर इस वजह से माइकल और सूर्य के बीच दुश्मनी की शुरुआत हो जाती है। यहाँ सूर्य के साथ कुछ बुरा हुआ तो कुछ अच्छा भी हुआ। इस वजह से सशिदा के मन में सूर्य के लिए अच्छी फीलिंग्स आने लगी, जो धीरे धीरे करके प्यार में बदलती जा रही थी। दूसरी ओर सूर्य भी सशिदा को पसंद करने लग गया होता है और एंड में दोनों एक दूसरे को कन्फेस कर लेते हैं कि हमें एक दूसरे से प्यार है। लेकिन एक रात घर आते हुए सशिदा के पिता सशिदा और सूर्य को साथ देख लेते हैं, जिसके बाद उन्हें सशिदा के प्यार के बारे में पता चल जाता है और इसके वो सख्त खिलाफ होते हैं, क्योंकि सूर्य सिर्फ एक फूड डिलीवरी बॉय था। अब इस वजह से सशिदा के घर में उसको लेकर बहुत झगड़े होने लग गए थे। सशिदा अपनी भाभी लक्ष्मी से कहती कि भाभी, आप निखिल भैया को मेरे और सूर्य की शादी के लिए मना लीजिए ना। निखिल सशिदा का बड़ा भाई होता है और वो लक्ष्मी की बातों को सुनने के बाद भी सशिदा और सूर्य की शादी के लिए तैयार नहीं होता। जिसके बाद फाइनली सशिदा घर से भागने का फैसला करती है और रेलवे स्टेशन पहुंचकर सूर्य को कॉल लगाती है, बट अनफॉर्चुनेटली सूर्य उस दिन सशिदा का एक भी कॉल का जवाब नहीं देता। फिर कुछ देर के बाद सशिदा को सूर्य का मैसेज आता है। वो कहता है कि अगर हम ऐसे भागकर शादी करेंगे तो तुम्हारे पिताजी हमें जायदाद में कुछ भी नहीं देंगे और बिना उस जायदाद के तुम मेरे लिए किसी काम की हो ही नहीं,
ये सुनकर सशिदा का पूरी तरह दिल टूट जाता है। उसे भरोसा नहीं होता कि सूर्य अब तक उसके लिए नहीं, उसके पैसों के लिए उसके साथ था। इन सब चीजों से सशिदा के पिता को हार्ट अटैक आ जाता है और वो सशिदा से कहते हैं कि बेटी, अगर तुम शादी करोगी तो मैं खुशी से ठीक हो जाऊंगा। जिसकी वजह से सशिदा ने आदित्य से शादी कर ली थी, पर अब भी उसको सूर्य की याद आ रही है और वो उससे बदला लेना चाहती है। अब हम विक्टर को रात में पुलिस स्टेशन जाते हुए देखते हैं, जहाँ रास्ते के बीच में उसको एक कपल नजर आता है और फिर अपनी आदतों से गिरा हुआ विक्टर उस कपल को परेशान करते हुए लड़के को वहां से भगा देता है और लड़की के साथ बदतमीजी करने लग जाता है। जो सब कुछ वहां पर दूसरे पुलिस ऑफिसर्स भी देख रहे होते हैं, पर वो कुछ नहीं कर पाते। आगे विक्टर यहाँ से अपने घर जाने लग जाता है, जहाँ अपने घर के पास पहुंचते ही उसे ऐसा एहसास होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। अब विक्टर इससे पहले कुछ करता, एक मास्क पहना हुआ आदमी चाकू लेकर विक्टर के पास आता है और बड़ी तेजी से बार बार विक्टर को चाकू मारकर उसे बुरी तरह मार डालता है। इसके बाद अगले सीन में हम आदित्य और सशिदा को देखते हैं, जो सशिदा के घर पर पहुंच चुके हैं और सूर्य को ढूंढने के काम में लग गए होते हैं। वो सूर्य के बारे में शहर के लगभग हर एक फूड डिलीवरी वाले से पूछ लेते हैं, पर उन्हें सूर्य के बारे में कहीं कुछ पता नहीं चलता। जिसके बाद उन्हें एक डिलीवरी वाले से ये पता चलता है कि सूर्य बहुत समय से लापता है और उसका क्या हुआ ये कोई नहीं जानता। जिस वजह से सशिदा सूर्य के मिसिंग होने के पोस्टर्स हर जगह लगवा देती है और रामकृष्ण नाम के एक डिटेक्टिव को हायर करती है ताकि वो सूर्य के बारे में पता लगा सके। इसके बाद हम रामकृष्णा को देखते हैं, जो केस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है और सबसे पहले वो सूर्य के अंकल से मिलने चाहता है, जो उस वक्त पर सूर्य के साथ ही फूड डिलीवरिंग का काम करते थे। रामकृष्णा बड़ी मुश्किल से सूर्य के अंकल को ढूंढता है और उनसे बात करने पर उसे पता चलता है कि उस दिन सूर्य अपने घर से स्टेशन के लिए निकला था और उसने सभी सामान पैक भी कर लिए थे। वो सशिदा से मिलने के लिए स्टेशन के लिए निकल भी गया था, पर उसके बाद क्या हुआ ये आज तक किसी को पता नहीं चला। अब ये सब जानने के बाद कि सूर्य सशिदा के साथ भागने के लिए तैयार था, रामकृष्णा इस नतीजे पर पहुंचता है कि तो फिर वो मैसेज सूर्य ने नहीं किया होगा, किसी और ने किया होगा, क्योंकि सूर्य तो सशिदा के साथ जिंदगी बिताना चाहता था। वो इस तरह का मैसेज क्यों करेगा? यानी कि वो मैसेज सूर्य के फोन से किसी और ने किया होगा और वही है जिसने सूर्य को भी गायब किया। इसके बाद रामकृष्णा ये जानने की कोशिश करता है कि सूर्य के पीछे कौन कौन पड़ा हुआ था, जिसमें सबसे पहला नाम आता है निखिल का, जो कि सशिदा का बड़ा भाई है। असल में उस वक्त पर एक दिन निखिल और सूर्य का झगड़ा हुआ था, जिसमें निखिल ने सूर्य से ये भी कहा था कि मैं तुम्हें मारकर तुम्हारे टुकड़े कर दूंगा। तो हो सकता है कि सूर्य को निखिल ने गायब करवाया हो। पर इसके बारे में रामकृष्णा को आदित्य पर भी शक होने लग जाता है, जब उसे आदित्य के दोस्त से यह पता चला कि आदित्य सशिदा को शादी से पहले से ही जानता था। उसने सशिदा को एक दिन रोड पर देखा था और वो उसके प्यार में पड़ गया। पर जब उसको पता चला कि सशिदा तो सूर्य नाम के लड़के से प्यार करती है, तो ये बात शायद आदित्य से झेली नहीं गई और वो खुद को चोट पहुंचाने लग गया, जो ये बताता है कि आदित्य सशिदा को लेकर बहुत सीरियस हो चुका था। तो हो सकता है कि उसने ही सूर्य को मार दिया हो ताकि उसके रास्ते का कांटा ही साफ हो जाए। खैर ये सारी तो अभी स्पेकुलेशन थे। अब ये बात रामकृष्णा सशिदा को बताता है कि आदित्य तुम्हें शादी से पहले ही जानता था और तुम्हें प्यार करने लग गया था। और दोस्तों यहाँ पर सशिदा को ये बात पहली बार पता चल रही है कि आदित्य उसको शादी से पहले जानता था। अब जब रामकृष्णा को ये पता चलता है कि माइकल की मौत हो चुकी है, तो वो सोचने लगता है कि कहीं सूर्य के गायब होने में और माइकल की मौत में कोई कनेक्शन तो नहीं है। रामकृष्णा ये सोच ही रहा होता है कि तभी कोई उसके पीछे से आकर उसके मुंह पर प्लास्टिक देकर उसका दम घुटने लग जाता है। लेकिन उसी वक्त वहां पर कुछ लोग भी गुजर रहे होते हैं, जिस वजह से वो आदमी रामकृष्णा को नहीं मार पाता और भाग जाता है। इस हादसे से रामकृष्णा को ये तो समझ में आ जाता है कि उसके ऊपर कोई नजर रख रहा है। अगले दिन रामकृष्णा उस पुलिस ऑफिसर के पास जाता है जिसने माइकल के मर्डर को कवर किया था। फिर वहां से रामकृष्णा को दास के बारे में पता चलता है। फिर वो दास से मिलने जाता है, उससे पूछता है कि माइकल की मौत कैसे हुई। अब दास रामकृष्णा से कहता है कि माइकल को सूर्य नहीं मारा था और ये सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा था। ये सुनते ही रामकृष्णा को दास की बात झूठ लगने लग जाती है, क्योंकि दास जब ये बोल रहा होता है तब उसके हाथ कांप रहे होते हैं। रामकृष्णा इसे नोटिस कर लेता है और वो सोचने लगता है कि दास झूठ क्यों बोल रहा है, क्या रीजन हो सकता है। जिसके बाद दास के फोन को ट्रेस किया जाता है कि माइकल के मर्डर वाले दिन दास था कहाँ पर, जिससे ये पता चलता है कि माइकल के मर्डर वाले दिन दास माइकल के साथ नहीं था, यानी कि दास झूठ बोल रहा है। इसके बाद रामकृष्णा पुलिस ऑफिसर की मदद से दास को पकड़ाता है और उसे पूछता है कि तुमने झूठ क्यों बोला, सच क्या है ये बताओ। अब यहाँ से आगे जाने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि अब कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। उसके बारे में आपने 1% नहीं सोचा होगा, गारंटी है। दास अपनी गलती मानता है कि हाँ मैंने झूठ बोला, पर वो ये भी कहता है दोस्तों कि मुझे झूठ बोलने के लिए विक्टर साहब ने ही कहा था। जिसके बाद दास बताता है कि माइकल ने ही सूर्य को गायब किया था और उसे टॉर्चर करने के लिए कहीं पर बंद करके रखा हुआ है। ऐसा माइकल ने उस दिन किया था जिस दिन सूर्य सशिदा से मिलने जा रहा था, और उसी रात माइकल और सूर्य का झगड़ा हो गया था। ये सब बातें माइकल ने ही दास को बताई थी, लेकिन उसने दास से ये भी कहा था कि मैं ये सब कुछ अपने मन से नहीं कर रहा हूँ, सूर्य को टॉर्चर करने के लिए मुझे पैसे मिल रहे हैं और ये काम मैं किसी और के कहने पर ही कर रहा हूँ। पर उस समय माइकल ने दास को ये नहीं बताया कि वो किसके कहने पर सूर्य को टॉर्चर कर रहा है। खैर इतना सब कुछ रामकृष्णा के लिए काफी होता है ये पता करने के लिए कि माइकल का मर्डर किसने किया होगा। रामकृष्णा यहाँ से ये पता कर देता है कि माइकल के फोन पर किस नंबर से ज्यादा कॉल आए थे, और वो नंबर निकलता है निखिल का। पर दोस्तों मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर यहाँ रामकृष्णा की जगह आप होते तो आपके हिसाब से यहाँ मर्डर कौन होता, निखिल, आदित्य, दास या नंदिनी? जवाब सोच समझ के दीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाले जवाब शायद आपको कंफ्यूज कर दें। अब रामकृष्णा अपने शक की बुनियाद पर निखिल को कॉल करता है, पर सामने से कॉल निखिल नहीं
उसकी वाइफ लक्ष्मी उठाती है और रामकृष्णा से कहती है कि निखिल तो घर पर है ही नहीं। फिर रामकृष्णा लक्ष्मी को उसे मिलने के लिए आने के लिए कहता है। वो ये कहता है कि मुझे तुमसे निखिल के बारे में कुछ बात करनी है लक्ष्मी। फिर लक्ष्मी रामकृष्णा से मिलने आती है और रामकृष्णा लक्ष्मी से कहता है कि निखिल मर्डर करने वालों में से नहीं है, पर मैं सोच रहा हूँ क्या तुम मर्डर कर सकती हो। और ये सुनकर लक्ष्मी के चेहरे का एक्सप्रेशन ही बदलने लग जाता है और वो रामकृष्णा से कहती है कि ये कैसी बातें कर रही हो आप, मैं मर्डर कैसे कर सकती हूँ। और फिर हमें पता चलता है कि ये सभी मर्डर और सभी प्लानिंग लक्ष्मी ने ही की है। लेकिन लक्ष्मी ने ऐसा किया क्यों, ये समझने के लिए दोस्तों हमें लक्ष्मी का बचपन दिखाया जाता है, जहाँ जब वो ऑर्फनेज में होती है तभी से उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता था, जिसमें वो बिना कुछ सोचे समझे किसी को भी चोट पहुंचा दिया करती थी। लक्ष्मी काइंड ऑफ एक साइकोपैथ थी और निखिल से शादी के बाद भी वो वैसी ही रही। असल में माइकल को लक्ष्मी ने ही सूर्या को टॉर्चर करने को कहा था, क्योंकि जब सूर्या और निखिल का झगड़ा हुआ था तो ये बात लक्ष्मी को हजम नहीं हो रही थी। लक्ष्मी ने माइकल के जरिए सूर्या को गायब करवाया और उसे टॉर्चर किया, लेकिन ये प्लान लक्ष्मी पर उल्टा ही आफत बनकर आएगा ये उसने सोचा नहीं था, क्योंकि माइकल ने लक्ष्मी को ही ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और फिर उससे पैसे मांगने लगा, जिसके बाद लक्ष्मी ने बुरी तरह से माइकल को जलाकर मार डाला। यहाँ तक कि लक्ष्मी ने ही विक्टर का भी खून किया था, और वो इसीलिए क्योंकि विक्टर लक्ष्मी को अपने साथ एक रात बिताने के लिए कह रहा था, और अगर वो ऐसा करती तो वो माइकल के केस को बंद कर देता और फिर लक्ष्मी पर किसी का शक नहीं जाता। इसी वजह से विक्टर ने दास को झूठ बोलने को कहा था, जिसमें दास ये कहता कि उसने सूर्या को माइकल के मर्डर करते हुए देखा है और फिर ये केस क्लोज हो जाता। पर लक्ष्मी ने विक्टर को ऐसा कुछ करने नहीं दिया और उसे मार दिया। अब रही बात रामकृष्णा पर किसने हमला किया, वो भी लक्ष्मी थी, जिससे ये डर था कि रामकृष्णा केस को डीपली इन्वेस्टिगेट करेगा और कहीं उस तक ना पहुंचाए। यहाँ पर रामकृष्णा को लक्ष्मी पर तब शक हुआ था जब उसको पता चला कि निखिल के नाम से 2 सिम है, जिसमें से एक लक्ष्मी यूज करती है और उसी सिम से माइकल को कई बार कॉल आए थे। लक्ष्मी अब खुद को पूरी तरह एक्सपोज होता हुआ देखकर रामकृष्णा को मारने की कोशिश करती है, लेकिन उससे पहले रामकृष्णा खुद को बचा लेता है और फिर पुलिस आकर लक्ष्मी को अरेस्ट कर ले जाती है, जिन्हें रामकृष्णा ने ही कॉल करके सब सच बता दिया था। इसके बाद रामकृष्णा और सशिदा मिलकर सूर्या को ढूंढते हैं, जिसे माइकल ने कहीं कैद करके रखा है। बड़ी मुश्किल से उन्हें सूर्या एक टनल में चेन से बंधा हुआ मिलता है, जिसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। फिर सूर्या को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है और सूर्या की कंडीशन धीरे धीरे ठीक होने लग जाती है। आदित्य भी सूर्या और सशिदा के प्यार को समझ चुका होता है और सशिदा से कहता है कि तुम अपने प्यार के साथ खुश रहना, और इतना कहकर आदित्य सशिदा की जिंदगी से हमेशा के लिए चला जाता है। और इसी के साथ दोस्तों ये मूवी होती है खत्म। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ख्याल रखिए अपना, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।